डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी साइंस है क्लास 10th है चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पहले से चल रहा है यही लेकर उपस्थित हैं। और आज हम चैप्टर 2 में डिस्कस करने वाले हैं गंधीय सूचकों के बारे में तथा धातुओं अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया तथा धातु कार्बोनेटों के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। ठीक है, तो देखिए हम इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो अम्ल व क्षारक जो होते हैं सूचकों के साथ किस प्रकार रंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था इससे पिछले लेक्चर में कि कोई भी अम्ल लाल लिटमस को कोई प्रभावित नहीं करता है, लाल लिटमस लाल ही रहता है। ठीक है ना, लेकिन अगर लिटमस नीला हो, लिटमस पेपर आपका नीला हो या लिटमस विलेन आपका नीला हो तो उसे लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये फेनोल्फथेलीन का को रंगहीन कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो फेनोल्फथेलीन को क्या कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। और मेथिल ऑरेंज में गुलाबी रंग देते हैं। लाल ब्रैकेट में लाल लिखवाया था हमने, मतलब लाल गुलाबी रंग करते हैं। ठीक है, और यदि क्षारों की बात करें तो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और क्षार नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अर्थात नीला लिटमस पर अगर तुम आप क्षार डालोगे तो नीला ही रहेगा। ठीक है, और क्षार जो होते हैं अगर फेनोल्फथेलीन में जो होते हैं वो गुलाबी रंग देते हैं। कैसा रंग देते हैं, गुलाबी। और मेथिल ऑरेंज के साथ पीला रंग देते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो ये थी रंगीय सूचकों की बात। आज हम कुछ गंधीय सूचकों पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, गंधीय सूचक वो होते हैं जो अम्ल के साथ किसी एक प्रकार की गंध देते हैं तथा क्षारों के साथ किसी दूसरे प्रकार की गंध देते हैं। तो देखिए, जैसे आप एक सूती कपड़ा लीजिए और उसमें प्याज को बारीक काट कर बांध दीजिए तथा उसको बर्फ के प्लास्टिक के थैले में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए रात शाम को, और सुबह को निकालकर प्याज अलग कर दीजिए और कपड़े के फाड़ कर 2 टुकड़े कर लीजिए और एक टुकड़े पर अम्ल की कुछ बूंदे डालिए तथा दूसरे टुकड़े पर क्षार की कुछ बूंदे डालिए और कुछ समय के बाद उन दोनों कपड़ों को धो लीजिए और उन्हें सूंघ कर देखिए पुनः। ठीक है, यदि जिस कपड़े से गंध समाप्त हो गई होगी तो वो उस कपड़े पे आपने क्षार डाला होगा। ठीक है, क्योंकि क्षार जो होते हैं वो प्याज की गंध को समाप्त कर देते हैं और जिस कपड़े पर आपने अम्ल की बूंदें डाली होंगी उस कपड़े में से प्याज की गंध अब भी आ रही होगी और आप उससे पहचान पाएंगे कि ये कपड़ा, इस कपड़े में प्याज रखी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि प्याज की जगह यदि हम तनु बेलना ले लें, बेलना एसेंस, अगर बेलना एसेंस की कुछ बूंदों में किसी क्षार की कुछ बूंदें मिलाकर हिलाएं तो बेलना एसेंस की गंध जो होती है वो उड़ जाती है। ठीक है, और यदि किसी अम्ल को अम्ल की कुछ बूंदें वेनिला एसेंस में डालकर हिलाएं तो वेनिला एसेंस की गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसी वो पहले से थी वैसी गंध उसके बाद भी आती है। ठीक है, अब देखिए, यदि लौंग के तेल के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान की जाए तो अम्ल किसी एक परखलनी में आप लौंग के तेल की कुछ बूंदे लीजिए और आप उसमें किसी भी क्षार की कुछ बूंदे डालिए तो आप देखेंगे कि उस परखलनी से लौंग के तेल की गंध आना समाप्त हो जाएगी, अर्थात लौंग के तेल की जो गंध होती है वो उससे उड़ जाती है। ठीक है, और यदि आप किसी दूसरी परखलनी में लौंग के तेल की कुछ बूंदे लें तथा उसमें अम्ल की कुछ बूंदे डालें तो उसकी गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लौंग के तेल की गंध जो की त्यों बनी रहती है। ठीक है, तो इसी आधार पर यह आपका एक क्रियाकलाप था जो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, अब वो मैंने कुछ आपको याद रखने के लिए यहाँ नोट पॉइंट में लिख रखा है। जैसे प्याज के कपड़े, तनु बेलना व लौंग के तेल की गंध को अम्लों के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमने देखा था अभी कि हमने जिस कपड़े से प्याज की गंध आ रही थी वो उस पर क्या डाला था, अम्ल। हमने आपको पहचान बताई थी, जिस कपड़े से प्याज की गंध आ रही है अभी उस पर क्या पड़ा है, अम्ल, और जिससे गंध उड़ गई है, ठीक है, उस पर क्या पड़ा है, क्षार। और जिस विलेन ने आपके
तनु वैनिला की गंध उड़ा दी थी वो था क्षार, और जिस विलेन ने आपके तनु वैनिला की गंध पर कोई प्रभाव नहीं किया वो आपका क्या था, अम्ल था। तो इसका मतलब है ऐसी लौंग के तेल में जब हमने अम्ल मिलाया था तो उसकी गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और ये क्षार मिलाया था उसकी गंध उड़ गई थी। तो यहाँ उसी के आधार पर लिखा है कि जबकि क्षारों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है किसको, किनकी गंध को, यहाँ लिखा प्याज के कपड़े, तनु वैनिला व लौंग के तेल की गंध को अम्लों के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि क्षारों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गंधेश सूचक पर जो चर्चा करनी थी हम कर चुके हैं। अब आइए बढ़ते हैं हम अगला हेडिंग है हमारा अम्ल व क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें देखिए अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हमने आपको लिखवा दिया है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, एक शब्द समीकरण लिखवा दिया है, अम्ल प्लस धातु बराबर बनेगा आपका क्या, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसी के आधार पर दो एग्जांपल दे रखे हैं हमने। जैसे आपका अम्ल लिया है हमने H2SO4 तनु अम्ल है, और ये आपकी जिंक धातु है, जिंक धातु के कुछ दाने लेकर आपका एक प्रैक्टिकल भी है आपकी बुक में लिखा हुआ कि एक प्रणाली में एक फ्लास्क में क्या लीजिए आप, जिंक के कुछ दाने लीजिए और फिर उस पर क्या तनु H2SO4 या तनु HCl की को ऊपर से धीरे धीरे डालिए। तो आप देखते हैं कि उस फ्लास्क से कुछ बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। ये बुलबुले किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ ये आपका अम्ल H2SO4 ये जिंक धातु से क्रिया करता है, तो आपका बनता है लवण जिंक सल्फेट, ZnSO4 क्या आपका जिंक सल्फेट लवण बनता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह से अगर इसके स्थान पर H2SO4 के स्थान पर क्या ले लें हम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो ये जिंक धातु से के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या है आपका क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। जब क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो देखिए कह रहे हैं क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके कुछ धातुएं लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, किंतु सभी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। तो आपको याद रखना है कि एकाध धातु ऐसी है जो क्षारकों के साथ भी क्रिया करके अम्लों जैसा व्यवहार करती है, अर्थात लवण और हाइड्रोजन गैस बना देती है, किंतु सभी धातुएं जो हैं ऐसा नहीं करती। सभी धातुएं क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। इसके लिए जो एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपका NaO है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ यदि जिंक धातु की क्रिया कराई जाए तो ये अम्लों जैसा व्यवहार करती है। क्या बनाती है, देखिए सोडियम जिंकेट जो कि एक लवण है, और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आइए अब अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका अगला हेडिंग जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो यदि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिख रखा है। देखिए जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने इसको सब समीकरण के रूप में भी आपके लिए लिख दिया है। एक है धातु कार्बोनेट, ये ऑब्लिक है, फिर है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ इन दोनों में से या तो आप धातु कार्बोनेट लेंगे या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे इस बार। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन दोनों में से कोई एक लेंगे आप और उसकी किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये एक धातु का सोडियम एक धातु है इसलिए एक धातु कार्बोनेट है, और जब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। ये कौन सा अम्ल है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इससे ये अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु लेने पड़ते हैं।
ठीक है। और जब अक्रिया होती है तो क्या बनता है आपका लवण बनता है, देखिए आईने, और यहाँ से आईने और यहाँ से Cl मिलकर लवण बनाते हैं NaCl, ठीक है। और यहाँ से इधर से ये 2H और एक O इसमें से मिलता है और क्या बना लेता है, यहाँ H2O बना लेता है। अब यहाँ क्या बचा, एक C बची और 2 O बची, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी गैस है, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरह से ये तीर लगा सकते हैं, ये गैस को शो करेगा कि CO2 क्या है, आपकी गैस है, ठीक है। देखिए तो अगला एग्जांपल देखिए आप अपना, आपका अगला एग्जांपल है कि यहाँ जो धातु है वो कैल्शियम है। ये धातु क्या है, कैल्शियम। तो ये कैल्शियम धातु का कार्बोनेट है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी अभिक्रिया इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है आपका, यहाँ से Ca और यहाँ से Cl मिलकर क्या बना लेते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है आपका, कैल्शियम क्लोराइड, एक लवण बना लेते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 2H और एक O इसमें से मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O, ये एक जल का अणु बना लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा, एक C बची और 2 O बची, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। और देखिए एक एग्जांपल और, इसमें क्या है आपका, ये है ZnCO3, इसका नाम है जिंक कार्बोनेट। ये धातु कौन सी धातु का कार्बोनेट है, जिंक धातु का। तो ये है जिंक कार्बोनेट, ये कैसे अभिक्रिया करता है, H2SO4 से। ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या नाम है इसका, इस अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जब ये जिंक कार्बोनेट इस सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो देखिए यहाँ से Zn और यहाँ से SO4 मिलकर बना लेते हैं ZnSO4, जिसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। क्या नाम है, जिंक सल्फेट। देखिए और यहाँ से ये 2H और एक O यहाँ से मिलकर ये बनाते हैं H2O। अब यहाँ क्या बचा हमारा, एक C बची और 2 O बची, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो अगला देखिए, ये जो 3 एग्जाम्पल थे, ये तीनों किसके साथ थे, धातु कार्बोनेट के साथ। ये भी धातु कार्बोनेट है, ये भी एक धातु कार्बोनेट है और ये भी एक धातु कार्बोनेट है। तो इन धातु कार्बोनेटों की क्रिया हमने यहाँ अम्ल से कराई, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका क्या है, NaHCO3। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये किससे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, HCl, ठीक है। इससे अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलकर बना लेते हैं NaCl। अब देखिए आपका एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, ठीक है। ये 2H और एक O इसमें से मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। अब यहाँ क्या बचा आपका, एक C बचा और कितने बचे, 2। ये यहाँ देखिए CO2 के अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ताकि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अब थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है कि ये रिएक्शन के इन क्रियाओं के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, यदि इसको चूने के पानी से गुजारा जाए, प्रवाहित किया जाए, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का अपक्षेप बना लेती है। क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपक्षेप। और ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से यदि अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित किया गया तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का अपक्षेप बनता है, ये पुनः घुल जाता है, ठीक है। तो इसको भी मैंने लिख दिया है नोट में। देखिए उत्पादित CO2 गैस, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का अपक्षेप तथा जल बनता है, ठीक है। यहाँ लिखा है एक्शन लिख दिया CaOH का होल्टवाइज। ये क्या है आपका, चूने का पानी, ठीक है। और चूने का पानी का सूत्र है, ध्यान रखें यहाँ AQ लिखा है तो ये चूने का पानी है। अगर यहाँ से AQ हटा दोगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये क्या है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये सर चूने के पानी से जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अपक्षेप प्लस क्या होता है, जल। आइए इसे संतुलित देखिए, संतुलित है या नहीं। ये एक है यहाँ, आपका C1 है यहाँ देखिए वो कितने आपके, ये देखिए O का होल्टवाइज, OH का होल्टवाइज, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है तो 4
यह देखिए तीनों ये हैं और एक ये चारों हैं। और एच देखिए यहाँ पे एच का उल्टा है, 2 एच है यहाँ, तो यहाँ देखिए आपके 2 एच हैं। और यहाँ देखिए सी 1 है, तो यहाँ देखिए आपका सी 1 है। इसका मतलब ये आपकी समीकरण संतुलित है। और नीचे लिख दिया है मैंने, अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर यह अवक्षेप पुनः घुल जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले थे। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिएगा, तो ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ये बिल्कुल निःशुल्क है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो लोग घर में बैठे हैं, विद्यालय यहाँ लॉकडाउन की वजह से इस समय नहीं खुल रहे हैं, तो आप उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं और आपकी जेब से भी शेयर करने में कोई पैसा नहीं जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।